हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग एसपीटी एक्ट 1949 का चैप्टर 4 हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 4 मेनली इसमें जो धाराएं हैं वो है 27 से लेकर 42 तक, और हम लोग पूरी तरीके से आसान भाषा में समझेंगे और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप ध्यान से बातों को अगर सुनेंगे, क्योंकि जेपीएससी में एसपीटी और सीएनटी से एसपीटी से 5 क्वेश्चन और सीएनटी से 5 क्वेश्चन, कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग एसपीटी को अगर पूरा कर लेते हैं तो इसमें 5 प्रश्न हमारा क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट बिना समझे धाराओं को रटना शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और फाइनली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरा समझ के इसको पढ़ेंगे ताकि हमको जो धारा है सभी याद हो जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो चैप्टर 4 है। ये चैप्टर 4 में किससे संबंधित है? तो ये है बंजर भूमि तथा क्या है, बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती, खाली जोतों की बंदोबस्ती। ठीक है, बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती, जैसे इसको क्या कहते हैं, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। ठीक है, तो जो बंजर भूमि है उसको क्या कहते हैं, अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको क्या कहता है, वेस्ट लैंड। और जो खाली जोत है, खाली जोत और बंजर भूमि, ये क्या हो गया, वैकेंट लैंड, वैकेंट होल्डिंग, यानी कि खाली जोत है, इसका होल्डिंग किसी के पास नहीं। और बंदोबस्ती का मतलब होता है क्या, सेटलमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर पिछला वीडियो देखें, आपको सेटलमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरकार सेटलमेंट क्यों करती है, बंदोबस्ती क्यों करती है। तो जिस प्रकार आप किसी घर के मालिक हैं तो आप उस घर को आप किराए पे अगर लगाते हैं तो किराए पे क्यों लगाते हैं, ताकि आपको उससे कुछ रेवेन्यू प्राप्त हो, कुछ राजस्व प्राप्त हो, कुछ किराया प्राप्त हो। उसी प्रकार जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो मूल रैयत है, ठीक है, या फिर इसको एमआर कह सकते हैं, मूल रैयत, या फिर जो विलेज हेड है यानी कि प्रधान या मुखिया कह सकते हैं, या फिर जो रैयत हैं, ये तीनों का जो शब्दावली है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। तो जो गवर्नमेंट है वो रैयत के साथ, मूल रैयत के साथ, या फिर जो प्रधान है उसके साथ, विलेज हेड के साथ क्या करते हैं, बंदोबस्ती करती हैं। इसके बदले में क्या मिलता है, इस सरकार क्यों करती है बंदोबस्ती, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व मिलता है। राजस्व यानी रेंट की प्राप्ति होती है, या फिर रेवेन्यू कह सकते हैं। तो रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, इसीलिए सरकार क्या करती है, सेटलमेंट करती है। और ये सेटलमेंट जो होता है सरकार के तरफ से कितने वर्षों के लिए होता है, ये 15 वर्षों के लिए होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, ये जो सेटलमेंट है ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जमाबंदी रैयत और गैर जमाबंदी रैयत। तो जो जमाबंदी रैयत है या फिर गैर जमाबंदी रैयत, दोनों के साथ ही सेटलमेंट किया जा सकता है। जमाबंदी रैयत और जो गैर जमाबंदी रैयत है, ठीक है, ये दोनों के साथ ही सेटलमेंट किया जा सकता है। और जो तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये सारे क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर 4 है इसमें जो बंदोबस्ती कैसे कैसे होता है वो, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि सरकार बंदोबस्ती क्यों करती है, राजस्व के लिए करती है। किसके किसके साथ कर सकती है, जमाबंदी रैयत हो सकता है, गैर जमाबंदी रैयत भी हो सकते हैं, प्रधान के साथ भी कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें तो जो सबसे पहला जो अधिकार होता है, अगर सरकार बंदोबस्ती करना चाहती है तो जो सबसे पहला अधिकार होता है किसका होता है, जो विलेज कम्युनिटी होता है, विलेज कम्युनिटी। तो जो पहला अधिकार होता है वो किसका होता है, विलेज कम्युनिटी का। अब ये विलेज कम्युनिटी क्या होता है,
इसमें विलेज कम्युनिटी में कौन से लोग आते हैं? एक तो आते हैं जमाबंदी रैयत और उसके जो भी उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। इनका पहला अधिकार रहता है बंदोबस्ती का। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जो जमाबंदी करने का जो पहला अधिकार किसे रहता है, तो विलेज कम्युनिटी का होता है। और ये किसकी चर्चा किस में किया गया है? तो खतियान में इसकी चर्चा है। जो खतियान है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसमें इसकी चर्चा है। अब हम लोग कुछ और शब्दावली हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो आपने सुना होगा मोजा के बारे में आपने सुना होगा। मोजा क्या है? जहाँ से सरकार को राजस्व प्राप्त हो, ऐसा गांव जहाँ से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व गांव कह सकते हैं इसको, मोजा को। यानी कि 2, 3, 4, 5 गांवों को मिला के मोजा बनाया जाता है, या पंचायत कह सकते हैं। तो जहाँ से सरकार राजस्व कलेक्ट करती है, मोजा में अलग अलग मोजा में उसको बांट देती है। मोजा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका हम लोग 3 प्रकार के मोजा के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला प्रकार होता है वो होता है खास मोजा, कहते हैं इसको, खास मोजा। दूसरा प्रकार होता है प्रधानी मोजा। और तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है मूल रेती मोजा। ये होता है मूल रेती मोजा। जो खास मोजा होता है, यहाँ पे जैसा आपने पढ़ा होगा, जो खास गांव होता है उसमें ना तो विलेज हेड होता है, यानी कि ना तो मुखिया होता है या प्रधान, ना तो प्रधान होता है, और ना ही मूल रैयत होता है यानी एमआर। तो यहाँ पे राजस्व का कलेक्शन कौन करता है? तो राजस्व का कलेक्शन करता है सीओ, सर्किल ऑफिसर जो होता है, वो सरकार की तरफ से राजस्व कलेक्शन करता है। ये अगर हम बात करें प्रधानी मोजा का तो प्रधानी मोजा में जो राजस्व कलेक्ट करता है वो कौन करता है? जो प्रधान होता है वो राजस्व कलेक्ट करता है। वहीं अगर बात करें मूल रेती मोजा का, तो जो मूल रेती मोजा है, यहाँ पे राजस्व कलेक्शन का काम कौन करता है? या तो मूल रैयत करता है, या फिर जो विलेज हेड होता है, या फिर कह सकते हैं प्रधान, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? मोजा देखा। मोजा का 3 प्रकार देखा हम लोगों ने। एक तो खास मोजा, एक हम लोगों ने देखा प्रधानी मोजा, एक हम लोगों ने देखा मूल रेती। यहाँ पे राजस्व कलेक्शन कौन करता है? सीओ करता है। यहाँ पे कौन करता है? विलेज हेड करता है। और यहाँ पे कौन करता है? या तो मूल रैयत करेगा या फिर विलेज हेड करेगा, दोनों में से कोई करेगा। तो ये मोजा का प्रकार है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ आपको जानना है, वो आपको, जैसे कि सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं ये कोई ऐसी भूमि है जो बंजर भूमि है, और क्या है? खाली जोत है। ये क्या है? एक बंजर है, और साथ में क्या है? बंजर भूमि कह सकते हैं, या फिर खाली जोत है ये। अब सरकार चाहती है कि इसका बंदोबस्ती करें, तो बंदोबस्त कौन करेगा? यानी सरकार की तरफ से कौन करेंगे? तो सरकार की तरफ से एक सेटलमेंट ऑफिसर होता है, यानी बंदोबस्ती अधिकारी, सेटलमेंट ऑफिसर ये करेगा। और किसके साथ कर सकता है ये? या तो ये मूल रैयत के साथ कर सकता है, या फिर जो जमाबंदी रैयत है उसके साथ कर सकता है। जैसे जमाबंदी आर से रैयत, ठीक है। और जो गैर जमाबंदी रैयत है, यहाँ लिख सकते हैं जो गैर जमाबंदी रैयत है उसके साथ भी कर सकता है। तो ये तीनों में से किसी के साथ कर सकता है। अब जब अगर
बंदोबस्ती होगा तो बंदोबस्ती का कुछ प्रोफर्मा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, अमलनामा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं अमलनामा। अमलनामा, इस पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे इधर यहाँ पे पट्टा लिखा रहेगा कि उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये 15 वर्षों के लिए दिया जाता है। और यहाँ नीचे फिर जो सेटलमेंट ऑफिसर होता है यानी कि एसओ, इसको हम कह सकते हैं एसओ, तो जो सेटलमेंट ऑफिसर होता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होता है। अब ये जो परफॉर्मा बना यानी कि जो अमलनामा बना, इसका 4 कॉपी बनता है। ठीक है, 4 कॉपी बनता है। इसमें से जो पहला कॉपी होता है वो किसके पास रहता है, जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके पास रहता है। दूसरा जो प्रति होता है वो भूस्वामी के पास रहता है, भूस्वामी यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उसके पास रहता है। और तीसरा जो प्रति होता है वो विलेज हेड कह सकते हैं या फिर जो मूल रैयत हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो विलेज हेड है इसी को प्रधान भी कहते हैं, इसी को मुखिया भी कहते हैं। एग्ज़ाम में आपको मुखिया भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझेंगे। उसके बाद जो भूस्वामी उसको क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड। उसके बाद या फिर रैयत, सिंपल रैयत। तो ये 4 लोगों के पास ये 4 कॉपी बनेगा इसका, और एक एक कॉपी हर किसी के पास रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो धारा है, ठीक है, तो ये जो अमलनामा की जो बात की गई यानी जो पट्टा की बात की गई है, ये धारा क्या है, 27। यही धारा क्या कह 27 नंबर धारा क्या कहता है, जो अमलनामा होगा उसका वो पट्टा लिखेगा, ये पूरा ये परफॉर्मा के बारे में इसकी 4 कॉपी बनेगी। ठीक है, ये होगा। अब बंदोबस्ती करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ सिद्धांत होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका कुछ सिद्धांत इसमें दिया गया है। वो सिद्धांत क्या है कि किसके साथ किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, ठीक है, तो किसके साथ किया जाएगा, तो इसका कुछ आप कह सकते हैं जो प्रिफरेंस होता है। तो सबसे पहला चीज़ देखा जाएगा कि जिसके साथ बंदोबस्ती किया जा रहा है उसको उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरत यानी कि वो ज़रूरतमंद है कि नहीं, पहला चीज़। जो दूसरा क्राइटेरिया देखा जाएगा वो क्या है कि उसकी ज़मीन अगल बगल है कि नहीं, यानी कि कह सकते हैं पड़ोस में उसकी ज़मीन है कि नहीं। अगर पड़ोस में ज़मीन है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरा जो देखा जाएगा चीज़ वो है कि वहाँ पे कई वर्षों से रह रहा है, यानी कि काफ़ी समय से रह रहा है। ठीक है, कह सकते हैं कई वर्षों से रह रहा है, कई वर्षों से रह रहा है। उसके बाद जो चौथा चीज़ है वो देखा जाएगा कि उसका मतलब रिकॉर्ड क्या है, अच्छा काम है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, वो देखा जाएगा। ठीक है, उसकी अच्छाई देखी जाएगी कि कैसा आदमी है, क्या है। तो ये 4 प्रेफरेंस हैं, और यही जो प्रेफरेंस है इस जिस सिद्धांत के तहत किया जाता है, ये धारा क्या कौन सा है, ये धारा कहता है 28। ये 28 नंबर धारा है। तो आपको याद रखना है कि जो बंदोबस्ती से संबंधित जो सिद्धांत के बारे में चर्चा है वो कौन से धारा में है, तो ये है 28 नंबर धारा है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये सारा जो बंदोबस्ती होता है डीसी के देख रेख में होता है, लेकिन अगर ऐसा चाहे कि जो मूल रैयत हैं या जो विलेज हेड हैं या फिर जो रैयत हैं, ये सब क्या करें, या जो लैंडलॉर्ड है ये सब क्या करें, आपस में ही अगर बंदोबस्ती कर लें बिना
डीसी की जानकारी के, तो क्या ऐसा वो लोग कर सकते हैं आपस में बंदोबस्ती? तो ये नहीं कर सकते। तो आपस में, इसको कह सकते हैं आपस में बंदोबस्ती नहीं कर सकते। यानी मूल रैयत है, विलेज हेड है या फिर रैयत है, ये सब, या लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी, ये सब आपस में साठगांठ करके जो है बंदोबस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये धारा बताया गया है किसमें? धारा 29। ये धारा आपको याद रखना है, धारा 29 में ये बताया कि आपस में बंदोबस्ती नहीं कर सकते, आपस में बंदोबस्ती नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है जो धारा 30 है, वो कहता है कि अगर कोई लैंड है यानी बंजर भूमि है या फिर जो खाली जोत है, तो उसका कोई चाहता है कि उसका हम विभाजन करें, यानी अलग अलग पार्ट में बांट दें, तो क्या उप विभाजन कर सकता है ये ज़मीन का? तो जवाब है नहीं। यानी कि ज़मीन का जो है उप विभाजन, सब डिवीज़न नहीं किया जाएगा, उप विभाजन नहीं किया जाएगा। किया जा सकता है कब? डीसी के परमिशन से। अगर डीसी का परमिशन होगा, ठीक है जी, अगर डीसी का परमिशन होगा तो डीसी की अनुमति से इसका उप विभाजन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये कौन सा धारा है? धारा 30। धारा 30 कहता है कि जो खाली जोत है या जो बंजर भूमि है उसका उप विभाजन नहीं किया जा सकता है बिना डीसी के अनुमति के। अब हम लोग आगे अगर 31 नंबर जो धारा है वो अगर देखें, तो 31 नंबर धारा क्या कहता है? जो 31 नंबर धारा है वो कहता है क्या कि जो खाली जोत है, जैसे एक जो खाली जोत है, तो इसका सेटलमेंट जॉइंट सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि संयुक्त बंदोबस्ती, संयुक्त बंदोबस्ती, यानी कि इसको कहते हैं जॉइंट सेटलमेंट। तो जॉइंट सेटलमेंट हो सकता है, जो विलेज हेड है, प्रधान है, और जो भूस्वामी है यानी कि लैंडलॉर्ड है, उसके साथ जॉइंट बंदोबस्ती कर सकते हैं, यानी कि संयुक्त बंदोबस्ती कर सकते हैं। ये धारा कहता है 31। और अगर इस बंदोबस्ती के खिलाफ कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है 1 वर्ष के भीतर, 1 ईयर के भीतर ऑब्जेक्शन कर सकता है। और ये ऑब्जेक्शन कहाँ पे करेगा? डीसी के पास करेगा। तो ऑब्जेक्शन करने की जो अधिकार दिया गया है या फिर ऑब्जेक्शन करने के बारे में बताया गया, वो धारा 32 में बताया गया है कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद धारा 33 ये कहता है कि अगर ये जो वेस्ट लैंड है, अगर 5 जिसके साथ भी बंदोबस्ती किया गया है वो अगर 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर अगर इस ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकता या फिर इसको आबाद नहीं कर सकता है, तो वो क्या होगा? फिर से वो वापस चला जाएगा सरकार के पास। ठीक है, तो ये धारा 33 कहता है। उसके बाद धारा 34 क्या कहता है कि ये कोई ज़मीन है तो यहाँ पे अगर कोई 3 चीज़ें हैं, अगर कोई जाहिर थान है, जाहिर थान, या फिर कोई शमशान घाट है, जो कह सकते हैं शमशान घाट, शमशान घाट है, या फिर कोई कब्रिस्तान है, कोई कब्रिस्तान है, तो वहाँ पे उस तीनों जगह का बंदोबस्ती सरकार या फिर जो डीसी है वो सेटलमेंट नहीं कर सकता किसी के साथ, यानी किसी को दे नहीं सकता है। ये धारा 34 में इसकी चर्चा की गई है। अब अगर हम धारा 35 की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई ये खाली जो थे और इस जगह पे क्या है, कोई तालाब है, यहाँ की पानी है, तालाब है, और इस तालाब का उपयोग क्या किया जाता है? सिंचाई में यूज़ किया जाता है, सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। तो जब तक जो प्रधान है, प्रधान हो या फिर जो मूल रैयत है
या फिर जो भूस्वामी है यानी लैंडलॉर्ड है या फिर मूल रैयत है या फिर जो विलेज हेड है उसकी सहमति के बिना इस तालाब का बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। ये धारा 35 में कहा गया है। एक बार फिर से 31 कहता है कि संयुक्त बंदोबस्ती किया जा सकता है। धारा 32 कहता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है बंदोबस्ती को लेकर तो वो 1 साल के भीतर ऑब्जेक्शन कर सकता है। धारा 33 कहता है कि अगर 5 साल के भीतर अगर बंजर भूमि को आबाद नहीं किया गया या खेती योग्य नहीं बनाया गया तो फिर से वो सरकार के पास ज़मीन वापस चली जाएगी। 34 कहता है कि अगर जाहिर थान है, शमशान घाट है या फिर कोई कब्रगाह है वहाँ पे तो उसका बंदोबस्ती सरकार नहीं कर सकता यानी डीसी नहीं कर सकता। 35वां धारा ये कहता है कि अगर कोई तालाब है या उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है तो बिना प्रधान के यानी विलेज हेड, मूल रैयत या फिर लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी की अनुमति के बिना उसका बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। ये 35 तक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जो 36 नंबर है वो 36 नंबर ये कहता है कि अगर कोई यहाँ पे कोई जो भी बंजर भूमि है या खाली जोत है उसमें अगर यहाँ पे कोई नाला है, ठीक है, तो नाला है तो नाला का बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई चारागाह है, कह सकते हैं इस जगह पे क्या है चारागाह, ये चारागाह जहाँ मवेशी चरते हैं तो उस चारागाह में ये कौन सा अगर नाला है तो उसका बंदोबस्ती नहीं होगा, ये 36। अगर कोई चारागाह है तो चारागाह में उसका भी बंदोबस्ती नहीं हो सकता यानी किसी और को नहीं किसी और के साथ सेटलमेंट नहीं किया सकता है उस चारागाह का। ये धारा 37 कहता है। और सॉरी हाँ 37, ये धारा 38 है। और 37 क्या है, 37 ये कहता है कि इस चारागाह में अपने मवेशी चराने का अधिकार लोगों को होगा यानी कोई भी रैयत जो है वो वहाँ पे अपना मवेशी चरा सकता है उस चारागाह में। तो ये 37 धारा है। नाला है तो उसका बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता। ये 36 कहता है। 37 कहता है कि अगर कोई चारागाह है तो वहाँ पे मवेशी चराने का अधिकार है रैयत को। 38 कहता है कि चारागाह का बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। ये धारा 38 है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज़ और इसमें है कि अगर चारागाह नहीं है तो वहाँ पे इस लैंड पे वो कम से कम 5% भूमि पर डीसी जो है चारागाह की व्यवस्था करेगा, ठीक है, चारागाह बनाएगा। उसके बाद जो अगला है वो 41 नंबर जो है 41 नंबर जो धारा है वो कहता है कि अगर कोई पहाड़िया जनजाति की ज़मीन है, पहाड़िया की ज़मीन है तो वो पहाड़िया के साथ ही सेटलमेंट होगा। पहाड़िया जनजाति है तो पहाड़िया की ज़मीन पहाड़िया के साथ ही सेटलमेंट होगा। और जो धारा 42 है वो अतिक्रमण के बारे में है कि कोई भी बाहर से आकर क्या है उस भूमि का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो ये धारा 42 के बारे में है। और धारा 40 है। 40 कहता है क्या कि अगर यहाँ पे कोई अगर तालाब है तो उस तालाब में क्या कर सकता है, मछली पालन कर सकता है। वो मछली मतलब यहाँ कह सकते हैं धारा में 40 क्या कहता है, मछली पालन कर सकता है, मछली पालन। तो ये कुल धाराएं हैं 42 धारा। तो हम लोगों ने देखा 27 से लेके 42 तक की पूरी धाराओं को देखा चैप्टर 4 में। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे कौन सा धारा समझ नहीं आया तो मैं उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें। थैंक यू।